उत्तम औषधि के लक्षण। अल्पमात्रम महावेगम मतलब थोड़ा सा दवाई देने पर भी ज्यादा वेग लाने वाला। बहुदोषहरम सुखम, बहुदोष एक से ज्यादा दोषों को निकालने वाला, मतलब कफ पित्त शामक या कफ वात शामक या पित्त कफ शामक। तो बहुदोष हरम एक से ज्यादा दोषों को निकालने वाला। सुखम सुख लाने वाला, ज्यादा तकलीफ नहीं देने वाला। लघु पाकम, लघु पाकम मतलब जल्दी पचने वाला, अपना काम करके जल्दी पच जाने वाला, ज्यादा देर तक शरीर में नहीं रहता है। जैसे मैंने आज कोई दवाई खा लिया और मुझे 3 दिन तक उल्टी की सेंसेशन हो रही है, तो दैट इज नॉट लघु पाकम। लघु पाकम मतलब अभी जोर से उल्टी हो गई और 3 घंटे में पूरी सेंसेशन निकल गई। लघु पाकम। सुखा स्वादम, सुखा स्वादम मतलब स्वाद वाला, जो लेने में तकलीफ नहीं हो। प्रीणनम, शरीर के बल को अच्छी तरह से रखे। व्याधि नाशनम, जिस व्याधि पर दिया गया हो उस व्याधि का विनाश करे। अविकारी च व्यापत्तो, मतलब अपना काम करे, ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं करे। अपना काम करे, ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं करे। अविकारी च व्यापत्तो न अति ग्लानि करम च यत्, ज्यादा ग्लानि ज्यादा तंद्रा ऐसे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं करे। गंध वर्ण रसोपेतम विद्यात मात्रावत औषधम, गंध वर्ण और रस से युक्त ऐसा औषध अगर मात्रावत दिया जाए तो वो उत्तम औषधि है। यहाँ पर ये मात्रावत वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये पूरे गुण जिस दवाई में है उसको अगर आप मात्रा से विपरीत, या तो अल्प मात्रा या तो अति मात्रा दोगे, तो औषधि उत्तम काम नहीं करेगी या उत्तम औषधि नहीं होगी। तो यहाँ पर मात्रावत वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। अब वमन विरेचन के पूर्व भोजन कैसे करना चाहिए। हमने दवाई देख ली, दवाई आइडेंटिफाई कर ली, पेशेंट को स्नेहन स्वेदन कर लिया, स्नेहन स्वेदन का पूर्व लक्षण देख लिया। अब वमन विरेचन के पूर्व भोजन कैसे करना चाहिए। पूर्व मतलब वमन विरेचन देने से पहले। तो वमन में कफोत्क्लेशक आहार देना चाहिए। ये आपको तो पता होगा कि जब भी हम शोधन देते हैं तो हम क्या करते हैं कि शरीर के पूरे अंगों के दोष हम कोष्ठ में ले आते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में बाकी कहीं भी दोष निकलने के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन हमारे कोष्ठ में एक रास्ता ऊपर से और एक रास्ता नीचे से, ऐसे 2 रास्ते हैं। तो ये दोष जो है ये हम कोष्ठ में लाते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, स्नेहन और स्वेदन किया। स्नेहन और स्वेदन होने से दोष द्रवीभूत हो गए और स्नेहन होने से उनके रास्ते जो है वो स्मूथ हो गए और वो कोष्ठ की तरफ आना चालू हो गए। कोष्ठ में आने के बाद शरीर में जो दोष गए हैं वो दोष पूरी तरह से निकालने के लिए कोष्ठ में दोषों का उत्क्लेश होना जरूरी है। दोषों का उत्क्लेश मतलब क्या? ये सबको पता है कि दोष बनते कहाँ हैं? बनते हैं कोष्ठ में। दोष कोष्ठ में बनते हैं। आहार परिणमन के समय पर बनते हैं। आहार खाने के तुरंत बाद प्राकृत कफ बनता है। आहार आहार परिणमन या पचने के टाइम पे प्राकृत पित्त बनता है। और आहार एब्जॉर्प्शन होने के टाइम पे, आहार जब शरीर में खींच लिया जाता है तो प्राकृत वात बनता है। तो इन तीनों प्राकृत वात और मतलब तीनों दोष जो प्राकृत हैं उसमें जब आके ये विकृत दोष मिक्स हो जाते हैं तो कफोत्क्लेश या पित्तोत्क्लेश होना जरूरी है विरेचन या वमन के पहले। ये उत्क्लेश होना क्यों जरूरी है? उसका कारण ये है कि उत्क्लेश होने के बाद दोषों की क्वांटिटी बढ़ जाती है। दोषों की क्वांटिटी बढ़ जाती है और ज्यादा बढ़ी हुई क्वांटिटी जो है वो शरीर से बाहर निकालना इजी हो जाता है।
अगर हमारे यहाँ क्वांटिटी, अगर हम जैसे एक गुब्बारा ले ले, गुब्बारे में हम पानी भरे और वो पानी भरे और फिर उसमें हवा भर दे, फुला दे, तो नीचे थोड़ा सा पानी रह जाएगा। गुब्बारा छोड़ दो, हर एक ने वो पिपेट पे काम किया हुआ है, पिपेट जिसके पीछे वो रबर का एक गोल सा गुब्बारा लगता है, ऊपर एक नली रहती है ग्लास की। तो अगर उस गुब्बारे में कम पानी हो और हम उसको प्रेस करें, तो वो पानी सिर्फ ऊपर तक आएगा, पिपेट से बाहर नहीं आएगा। लेकिन पानी अगर ज्यादा हो और अगर हम प्रेस करें तो पिपेट से पानी बाहर आ जाएगा। यही दोषोत्क्लेश की भी संकल्पना है कि जिस भी दोष को बाहर निकालना है, जिस भी दोष को बाहर निकालना है, उसकी क्वांटिटी बढ़ा दो ताकि जो दुष्ट दोष है वो निकल जाए। तो वमन में कफोत्क्लेशक आहार देना है, लेकिन जल्दी पचने वाला द्रव खाना देना है। अब ये जल्दी पचने वाला द्रव खाना क्यों? क्योंकि वमन या विरेचन की कोई भी दवाई आमावस्था में या आहार परिणमन अवस्था में नहीं दी जाती। जब खाना पुराना पच रहा हो तब नहीं दी जाती। ये हमने 3-4 स्लाइड पहले ही देख लिया था कि वमन की दवाई और विरेचन की दवाई, ये दोनों दवाइयां सुबह दी जाती है जब खाना पचा हुआ हो। सुबह से कोई खाना नील बाय माउथ रखते हैं, वमन और विरेचन के पहले सुबह सुबह कोई खाना नहीं देते। कारण ये है कि रात का खाना पचा हुआ है लेकिन ज्यादा भूख नहीं लगी हुई, ज्यादा भूख नहीं लगी हुई। तो ये जल्दी पचने वाला जो द्रव खाना है, ये कब खाना है? एक दिन पहले। एक दिन पहले जल्दी पचने वाला द्रव खाना खा लेना है। तो इसमें आप क्या क्या खा सकते हो? इसमें आप दूध ले सकते हो, इडली ले सकते हो। आज की तारीख में दूध है, इडली है, उसके बाद ये सब जो है ये चावल से बने हुए हैं। चावल, इडली के पदार्थ जो है वो चावल ऑलरेडी दोषों को उत्क्लेशित करता है, कफोत्क्लेशक होता है, पचने में बहुत हल्का होता है चावल। और खीर ले सकते हैं चावल की। तो जल्दी पचने वाला द्रव खाना लेना चाहिए। विरेचन में लघु, यहां भी जल्दी पचने वाला तीक्ष्ण उष्ण खाना लेना चाहिए। खाना है वो, खान नहीं। नहीं तो आपको लगेगा खान को लेना चाहिए, नहीं, खाना लेना चाहिए। अब यहाँ लघु तो ठीक है क्योंकि जल्दी पच जाना चाहिए। तीक्ष्ण उष्ण, तीक्ष्ण उष्ण में आप क्या क्या दे सकते हो? लघु तीक्ष्ण उष्ण में पानी पूरी दे सकते हो, ठीक है। कोई भी चाट दे सकते हो। चाट के आइटम लघु होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं और उष्ण होते हैं। तो विरेचन में पित्तोत्क्लेश होना जरूरी है, वमन में कफोत्क्लेश होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि उत्क्लेश से दोष निकालने में आसानी हो जाती है, दोषों की क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो दोष निकालने में आसानी हो जाती है। अब वमन और विरेचन का द्रव्य आपने दे दिया, उसके पहले उसको अच्छी तरह से खाना दे दिया। अब बेचारा अगर वमन है तो आधा से 1 घंटे में करना चालू कर देगा, और विरेचन है तो 3 से 5 घंटे में टॉयलेट जाना चालू कर देगा। तो अब ये वमन जो हो रहा है इसका परीक्षण करना है। परीक्षण करना है मतलब सही हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, तो दैट इज परीक्षण। तो जैसे हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था कि लैंगिकी, वेगिकी, मानकी और लैंगिकी, वेगिकी, मानकी और एक कोई था, मैं भूल गया। लैंगिकी, वेगिकी, मानकी और योगिकी। तो ये 4 प्रकार की परीक्षा से हम वमन और विरेचन का परीक्षण करते हैं। तो चरक ने क्या बताया? देखो, वमन के लक्षण उत्पन्न होते हैं। वमन के लक्षण मतलब पहले थोड़ी थोड़ी उल्टी आना चालू हो जाती है, फिर उल्टियों के स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। पहले और फिर उल्टियों की स्ट्रेंथ बढ़ना चालू हो जाती है, ठीक है। और फिर वेग आने लगते हैं। वेग मतलब बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। When you have vomit coming out of the mouth, that is known as a vague.
सिर्फ थूक निकलना, सिर्फ आवाज निकलना, ये वेग नहीं है। वेग मतलब एक बार जोर से मुंह से कुछ निकल जाए। तो वमन के लक्षण आते हैं, वेग आना चालू हो जाते हैं, द्रव कफ निकलता है। पहले द्रव कफ निकलता है। द्रव कफ निकलता है कैसे पता है? पेशेंट अगर उसमें हाथ डाले या आप अगर उसमें हाथ डालो तो बहुत चिपचिपा द्रव, जस्ट लाइक म्यूकस, तो द्रव कफ निकलता है। लास्ट में पित्त निकलता है। लास्ट में पित्त निकलता है। इसीलिए वमन पूरा तब होता है, ऐसा कहते हैं, जब पित्तांत वमन होता है। पित्त निकलना चालू हो जाए और पित्त निकलना बंद हो जाए, तो पित्तांत वमन, ये वमन सबसे अच्छा माना गया है। ठीक है, अंत की परीक्षा, अंत में क्या आता है। अब पित्तांत वमन कैसे समझेंगे? पित्तांत वमन कैसे समझेंगे? तो जब पेशेंट उल्टी करता है तो उसको मुंह में कड़वा और जलन या तीक्ष्ण संवेदना होती है। तो सबसे पहले कड़वा लगता है, तो यू शुड कीप ऑन आस्किंग द पेशेंट। दूसरा पित्तांत कैसे समझेंगे? येलोइश कलर का ये आना चालू हो जाता है। वॉमिट इज अ लिटिल बिट येलोइश कलर। एक तो वो जो है वो ज्यादा करके पानी ही होता है, तो वो पानी भी होता है, दैट स्टार्ट्स बिकमिंग येलोइश कलर। तो दीज आर द टू टेस्ट्स ऑफ पित्तांत। ठीक है, और इतना वमन करने की वजह से दौर्बल्य आ जाता है और लाघव, शरीर हल्का लगने लगता है। तो लाघव आने पर समझ जाना चाहिए कि वमन पूरा हो गया। तो उन्होंने कहा है कि लाघव आने पर शेष द्रव्य जो है उसको वमन करके निकाल सकते हैं। शेष द्रव्य मतलब जो भी बचा हुआ द्रव्य है अभी भी, जिससे उल्टी हो रही है, आपने वमन द्रव्य दिया है, उससे वेग आ रहे हैं, आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि स्टमक में वो वमन द्रव्य पड़ा हुआ है जो इरिटेट कर रहा है और जिससे वमन हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि एक बार लाघव आ जाए, लघुता आ जाए, शरीर हल्का लगने लगे, तो शेष द्रव्य, जो भी बाकी द्रव्य बचा है, उसको एक ही बार में निकाल लो। अब वमन तो हो ही रहा है, वमन हो रहा है ना, तो उसको अलग से क्या निकालेंगे? हाथ डाल के निकालेंगे? नहीं। तो इसका मतलब यह है कि वापस थोड़ा सा चाहिए तो वमनोपग या वमन औषध दे दो, ताकि वो जो बचा हुआ बचा कुचा चीज है वो निकल जाए, उसके बाद वापस नहीं आए। तो लघुता आने पर शेष द्रव्य को वमन से निकाल सकते हैं। तो वमन में परीक्षण देखने के बाद सेम टाइप से विरेचन में भी परीक्षण करते हैं। विरेचन में परीक्षण जो करते हैं उसमें विरेचन के लक्षण, विरेचन के लक्षण में पहले टॉयलेट आने की वेदना होना और उसके बाद वेग आना चालू होना। विरेचन में सबसे पहले मल निकलता है, सबसे पहले मल निकलता है, फिर पित्त निकलना चालू होता है। तो सबसे पहले मल, फिर पित्त, और अंत में कफांत। कफांत, कफ से विरेचन का अंत होता है। इसमें भी दौर्बल्य और लाघव आता है। सिर्फ लाघव आने पर शेष द्रव्य को निकाल नहीं सकते, शेष द्रव्य को हम निकाल नहीं सकते, इसीलिए विरेचन में ध्यान रख के देना चाहिए ज्यादा, क्योंकि वमन द्रव्य को तो आप निकाल सकते हो, विरेचन द्रव्य को आप नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए ध्यान रख के ये करना चाहिए। अब वमन के उपरांत अन्न, मतलब वमन हमने कर लिया, वमन के उपरांत अब पेशेंट को खाने को क्या देना चाहिए? तो सिंपल है, अगर भूख नहीं लगी है तो लंघन देना चाहिए, क्योंकि लंघन मतलब कुछ खाने को नहीं देना चाहिए। उसका कारण ये है कि भूख नहीं लगी है तो इसका मतलब कुछ दोष अभी भी बाकी है, कुछ दोष निकलना बाकी है, और दोषों का पाचन करने के लिए शमन चिकित्सा दी जाती है। और शमन चिकित्सा में अगर आपको याद हो, फर्स्ट ईयर में जो शमन चिकित्साएं बताई गई थी उसमें से मारुत सेवन, आताप सेवन, व्यायाम, ठीक है, उसमें एक था क्षुधा और तृषा का निरोध।
क्षुधा और तृषा को निरोध करना भी दोषों का पाचन कराता है, शमन चिकित्सा है। तो इसीलिए लंघन देने से जो बचे हुए दोष हैं उनका पाचन हो जाता है, वो कम हो जाते हैं। तो अगर भूख नहीं लगी हो तो सिंपल है कि आप लंघन दो। अगर भूख लगी हुई है, थोड़ा थोड़ा भूख लगा हुआ है, तो ध्यान रखने का जरूरत ये है कि यहाँ पर एकदम से उसको पार्टी फूड या रेगुलर फूड नहीं देना चाहिए। पार्टी फूड या रेगुलर फूड नहीं देना चाहिए। कारण ये है कि यहाँ पर मंदाग्नि होती है, अग्नि मंद हुई हुई होती है। अग्नि मंद हुई हुई होती है तो जो खाना हम दे रहे हैं वो पचेगा नहीं। पचेगा नहीं तो आम और दोषोत्पत्ति वापिस हो सकती है। तो इसीलिए भूख लगने पर संसर्जन क्रम युक्त अन्न देना चाहिए। संसर्जन क्रम क्या है? सबसे पहले मंड, पेया, विलेपी, अकृतयुष, कृतयुष, अकृत मांसरस, कृत मांसरस, फिर ओदन। मिया पिलेपी कृतम कृतम च, ऐसे ये श्लोक जाता है। पेया, पेया मतलब पीने जैसी चीज। पेया मतलब पीने जैसी चीज। अब ये पेया विलेपी ये सब बनाते किस चीज से है? सिंपल है, वो चावल और मूंग दाल इसी से बनाते हैं। तो पेया में क्या होता है? इसमें सिर्फ वाटर कंटेंट टू द सॉलिड कंटेंट, इसका रेशियो अलग हो जाता है। तो पेया जो है ये, जैसे हम चावल का पानी लेते हैं, दैट इज पेया, जिसमें पानी ज्यादा होता है और चावल कम होता है। पानी ज्यादा होता है और चावल कम होता है। तो पेया, विलेपी, और विलेपी में धीरे धीरे पानी बढ़ जाता है। यूष, यूष जो है वो धान्यों का नहीं बनता। यूष जो बनता है वो क्या कहते हैं उसको, मूंग, मटकी, ये जो लेग्यूम्स है उसका बनता है। लेग्यूम्स का यूष बनता है। तो यूष भी दे सकते हैं। यूष पहले अकृत यूष मतलब साधा, जिसको हम मराठी में कढ़न बोलते हैं। जब हम लेग्यूम्स को पानी के साथ उबालते हैं, फिर उसको या तो उसको नरम करके वैसे ही पी जाते हैं। तो यूष, यूष इज सूप्स, जैसे दाल है, दाल इज अ यूष। तो दाल इज अ यूष। और कृत यूष का मतलब दाल तड़का, दाल तड़का जिसमें तड़का डाल दिया, वो कृत यूष हो गया। तो धीरे 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 ये सब चीज बढ़ाना है ताकि धीरे धीरे अग्नि बढ़े। उन्होंने वहां उदाहरण भी दिया है कि जैसे यज्ञ में एकदम से बड़ा अग्नि नहीं लगाते, या एकदम से अग्नि को सभी लकड़ियां एक साथ नहीं डालते, बल्कि छोटी से छोटी लकड़ी पहले डालते हैं और फिर धीरे 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 बड़ी बड़ी लकड़ी डालते जाते हैं, तब अग्नि पूरे चीज को पचा सकता है। तो वैसे ही शरीर की अग्नि जो है उसमें एकदम से बहुत सारा खाना नहीं डालते, धीरे 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 खाना बढ़ाते जाते हैं। तो भूख लगने पर संसर्जन क्रमादि दे सकते हैं। अगर रुग्ण मद्यपी है, मद्यपी मतलब मद्य पीने वाला, बहुत सारा शराब पीने वाला है, या वात पित्त प्रकृति का है, तो उसे लघु संतर्पण दे सकते हैं। लघु संतर्पण, लघु संतर्पण मतलब ऐसी चीज जो पचने में हल्की हो लेकिन जो संतर्पण कराए। जैसे जैसे हम लघु संतर्पण में क्या देते हैं, हम मतलब मेरे पेशेंट्स को मैंने ये देता हूँ, चावल का पॉपकॉर्न। चावल का पॉपकॉर्न बाहर मिलता है, तो चावल का पॉपकॉर्न प्लस खड़ी शक्कर का पानी, खड़ी शक्कर का पानी। तो ये लघु भी है और संतर्पक भी है, दोनों मधुर रस युक्त हैं, टेस्ट में भी ठीक ठाक है। तो उसको लघु संतर्पण देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? तो मद्यपी और वात पित्त प्रकृति में वात ऑलरेडी बढ़ा हुआ रहता है,
प्लस अगर वमन करेंगे तो वात और बढ़ जाता है। तो ऐसे टाइम में अग्नि के लिए लघु, लेकिन वात के लिए, वृद्ध वात के लिए संतर्पण, ऐसा खाना देने को बोला गया है। तो अगर रुग्ण मद्यपी है या वात पित्त प्रकृति वाला है तो संसर्जन क्रम देने के बजाय हम उसको लघु संतर्पण भी दे सकते हैं। लघु संतर्पण के पहले स्टेप में मैंने बता दिया कि चावल का पॉपकॉर्न और शक्कर का पानी, खड़ी शक्कर का पानी, ये दोनों मिक्स करके उसको खाने को बोलते हैं चम्मच से। फिर नेक्स्ट स्टेज में संतर्पण क्या देते हैं, नेक्स्ट स्टेज में और कुछ हल्का लेकिन खाने में थोड़ा सा और सॉलिड। तो पहले तो वो दे देते हैं, फिर हम बोलते हैं राजगीरा। राजगीरा मतलब जो उपवास में लाडू खाते हैं ना, एकदम हल्का होता है। तो राजगीरे का लड्डू दूध और पानी में डाल के खाने को बोलते हैं। दीज आर ऑल प्रैक्टिकल थिंग्स है, ये आपको चरक में नहीं मिलेगा। चरक में तो वही होगा, पेया विलेपी कृत कृतम च वगैरह। उन्होंने बोल दिया भाई लघु संतर्पण दे दो, काम खत्म। लघु संतर्पण किस चीज से देना है वो आपको सोचना है, ठीक है। उन्होंने प्रिंसिपल बता दिया। तो जब ये खत्म हो जाता है, 2 या 3 अन्न काल का चावल का पॉपकॉर्न और खड़ी शक्कर का पानी खत्म हो जाता है, तो फिर नेक्स्ट टाइम हम उसको बोलते हैं कि आप दूध, पानी और राजगिरे का लाडू मिक्स करके खाओ। राजगिरे का लाडू इजीली टूट जाता है, दूध पानी में मिक्स हो जाता है। फिर थर्ड टाइम पे हम उसको बोलते हैं कि दूध और राजगिरे का लड्डू खाओ, और बाद में हम बोलते हैं सिर्फ राजगिरे का लड्डू खाओ, मतलब दूध भी नहीं उसमें। तो धीरे 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 व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज द सॉलिड इनटेक ऑफ द बॉडी। तो वमन के उपरांत ये अन्न देना चाहिए। अब जब जहां भी यहाँ पर वमन बोला है, वमन के उपरांत अन्न या इसके पहले भी वमन विरेचन पूर्व भोजन, तो यहाँ पर जब वमन कहा जाता है तो उसमें ऑटोमेटिकली विरेचन को भी पकड़ना चाहिए, क्योंकि इस अध्याय में वमन विरेचन के व्यापक बताए हैं ये, लेकिन ये सब जो पॉइंट्स हैं ये विरेचन के अलग से नहीं बताए। उसका कारण ये है कि सेम सिम्टम्स विरेचन में भी दिखते हैं, जैसे दौर्बल्य और लाघव है। तो वमन पूरा हो जाने के बाद जैसे वमन में दौर्बल्य और लाघव दिखता है, सेम टू सेम विरेचन में भी दौर्बल्य और लाघव दिखता है। तो वमन के उपरांत अन्न हमने देख लिया। अब हम औषधि पचन के लक्षण देखते हैं। अब ये औषधि पचन के लक्षण है क्या चीज? औषधि पचन मतलब औषधि शरीर में पूरी तरह मेटाबोलाइज हो जाना। मतलब मैंने वमन दे दिया, वमन औषधि ने काम करना चालू कर दिया, और साथ ही साथ दवाई पचना भी चालू हो गई, एब्जॉर्ब भी होना चालू हो गई। अब मेरे स्टमक में या मेरे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में वमन की कोई भी दवाई बची नहीं है, सब दवाई मेटाबोलाइज होकर लिवर के पास चली गई। सिमिलरली अगर विरेचन दवाई दे रहा हूं तो सब विरेचन की दवाई मेटाबोलाइज होके लिवर में चली गई या किडनी में चली गई एक्सक्रीट होने के लिए। बट अब देर इज नो बैलेंस मेडिसिन लेफ्ट इन द बॉडी नाउ विच कैन एक्ट अगेन। वापिस से वमन हो या वमन रिपीट हो, ऐसा कोई भी दवाई अभी तक शरीर में बचा नहीं है। तो इसका मतलब औषध पच गया है, पूरी तरह से पच गया है, अग्नि का संस्कार हो गया है, और अब औषध की तकलीफ नहीं होने वाली, अब कोई नया वमन विरेचन का वेग नहीं आने। तो औषध पचन और औषध अपचन, ये दोनों चीजों के सिम्टम्स उन्होंने यहाँ बताए हैं। ऊपर वाला जो श्लोक है वो औषध पचन का है, नीचे वाला जो श्लोक है वो औषध अपचन का है। ऊपर वाले में खाना दवाई पच गई है, और नीचे वाले में दवाई अभी तक पची नहीं है। अनुलोम अनिल, अनुलोम मतलब नीचे की तरफ अनिल की प्रवृत्ति हो जाती है, नीचे से गैस निकलना चालू हो जाती है, कोई रुकावट नहीं होती। स्वास्थ्यम, अच्छा लगने लगता है, स्वस्थ लगने लगता है। क्षुत्रुट, भूख और प्यास लगने लगती है। ऊर्जो मनस्विता, मन प्रसन्न हो जाता है, शरीर और मन में ऊर्जा आ जाती है। लघुत्वम, हल्का लगने लगता है। क्या? इंद्रियों में, यहाँ पर ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों पकड़ने चाहिए। लघुत्वम इंद्रिय,
उद्गार शुद्धि, जो डकार आती है वो शुद्ध होती है, उसमें कोई भी दवाई का या किसी का स्मेल नहीं आता। उद्गार शुद्धि। जीर्णो औषधाकृति, औषध जब जीर्ण हो जाए तब ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो अनुलोम स्वास्थ्यम, क्षुत्रुट, ऊर्जा, मन स्विता, लघुत्वम, इंद्रिय उद्गार शुद्धि, उद्गार शुद्धि और जीर्णत्व, इतने लक्षण दिखाई देते हैं। अब अगर दवाई पची नहीं हो, शरीर में अभी भी दवाई हो, शरीर में अभी भी दवाई हो, तो क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं? क्लम, दाह, अंगसदनम, भ्रमो, मूर्छा, शिरोरुजा, अरति बलहानिश्च, सावशेष औषधाकृति। सावशेष मतलब अभी भी बची है दवा, स अवशेष, अवशेष अभी भी दवा का बचा है। तो ये श्लोक हम अगली बार